हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दो लोगों के ऊपर। एक पर कि भाई फाइनली गोविंदा और सुनीता जी की तरफ से बयान आया है कि क्या उनकी डिवोर्स हो रही है, नहीं हो रही। और वहीं पर हम स्नैपी गर्ल के भाई के बारे में बात करेंगे, जिसकी आजकल की ओछी हरकतें बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र में आ रही है और काफ़ी सारे लोग सवाल उठा रहे हैं उस बात पर। रिसेंट दिनों आपको पता है कि गोविंदा जी और सुनीता जी की डिवोर्स की खबरें बहुत ज़्यादा उड़ी थी और वहीं पर उनके जो एडवोकेट है उनकी तरफ से बयान आया था कि हाँ, 6 महीने पहले उन्होंने डिवोर्स फाइल करने की ट्राई की थी और उन्होंने एक नोटिस भेजा था डिवोर्स का, लेकिन उसके बाद इनके मसले सॉर्ट आउट हो गए थे और उन्होंने वो नोटिस वगैरह वापसी रिटर्न ले लिया था। तो ये बात भी आई थी तो काफ़ी लोग शॉक थे कि भाई ये मतलब इनके बीच में कुछ सब कुछ ठीक नहीं था, तभी तो डिवोर्स तक बात गई थी। और फिर जिस तरीके के सुनीता जी के स्टेटमेंट रहे थे डिवोर्स को लेकर, सॉरी उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर, कि भाई 60 साल बाद मर्द पागल हो जाता है। मतलब आपको कभी भी अपने शौहर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि जाओ कुछ करो, जाओ कुछ करो, क्योंकि फिर वो कुछ आपके इस बात को सीरियस ले ले तो फिर आपको उसको चुड़ैल को ज़िंदगी से निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अब ये बात यहाँ पर क्यों हाईलाइट हो रही है, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ में इससे पहले, मतलब अभी के इंटरव्यूज़ हटाओ, आप चले जाओ 4-5 साल पहले, 6-7 साल पहले, जब गोविंदा और सुनीता जी इंटरव्यूज़ देते थे तब वो वहाँ पर कहती थी ना, जब भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पूछता था गोविंदा जी के, क्योंकि किस्से तो बहुत मशहूर थे गोविंदा जी के, तो उस पर कभी भी कोई बात निकलती थी तो वो यही कहती थी कि मैं तो कहती हूँ कि करो, मैं तो चाहती हूँ करो, लेकिन ना ये करता नहीं है, तो इतना सीधा है, ये है वो है, मतलब इस किस्म की हरकतें की जाती थी। अब मुझे हमेशा से यही चीज़ फील हुई है कि भाई देखो, बदतमीज़ होने में और मुंहफट होने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में बहुत फ़र्क होता है। बहुत पतली लाइन होती है जो शायद हमें पता नहीं चलता है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड के चक्कर में बदतमीज़ हो जाते हैं। उस टाइम पर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, वो बदतमीज़ नहीं थी उस टाइम पर ना। अगर आप उनके पुराने वीडियोस देखोगे ना तो इतना ज़्यादा आपको फील नहीं होगा, आपको लगेगा कि भाई बंदी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बंदी सीधा आकर ना दिलेर है, सीधा आकर बोल जाती है, और वो चीज़ फील होती थी। अब तो वो मुझे डबल फेस भी इसलिए फील होती है कि जब तक गोविंदा अच्छा कमा रहा था, पॉलिटिक्स में भी था, देखो पॉलिटिशियंस भी कमाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियंस नहीं कमाते हैं। जब तक वो अच्छे से कमा रहे थे, कर रहे थे, तब तक वो गोविंदा की तारीफ करती रहती थी, गोविंदा को अच्छा बताती रहती थी। अब जैसे ही गोविंदा के ने सब कुछ छोड़ दिया है, मे बी शायद अब वो पॉलिटिशियन में भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, अभी भी मतलब इतना ज़्यादा कोई फिल्मों में इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं वो, फिल्मों में इंटरेस्टेड क्या, उनको काम इतना ज़्यादा कोई खास मिल नहीं रहा। तब से अगर आप देखो तो उनका रिएक्शन ही अलग हो गया है गोविंदा को लेकर। उनके जो बयान थे वो काफ़ी चेंज होने शुरू हो गए गोविंदा को लेकर। गोविंदा की डिसरिस्पेक्ट काफ़ी लोगों ने फील किए उनके इंटरव्यूज़ में, और पहले के इंटरव्यूज़ में और अब के इंटरव्यूज़ में बहुत फ़र्क नज़र आता है। पहले के इंटरव्यूज़ में वो गोविंदा को एक अलग ही किस्म की रिस्पेक्ट देती थी जो कि फील होती थी। हालांकि वो नहीं था क्योंकि आप जनाब कोई जी हुजूरी करती हुई नजर आती थी, लेकिन एक रिस्पेक्ट फील होती थी उनकी बातों से कि नहीं यार, गोविंदा इसके लिए बहुत मायने रखता है। एक ऐसी लड़की फील होती थी जो इंतहा से ज़्यादा गोविंदा से मोहब्बत करती है। वो सारी चीज़ें फील होती थी जो अपने घर से, अपने बच्चों से बहुत फील करती, मोहब्बत फील करती है। और रिसेंट इंटरव्यूज़ में ये सब कुछ सबको नज़र आना शुरू हो गया था कि शायद वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी इतने सालों तक गोविंदा के साथ। ये बहुत सारे लोगों ने फील किया था। मैं जब उसका कमेंट सेक्शन भी ओपन कर रही हूँ तो वहाँ पर काफ़ी सारे सवाल थे कि सुनीता जी, हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतनी बेचारी हो, ये हो वो हो। और बहुत सुनीता जी को कंसोल भी किया जा रहा था और काफ़ी लोग सुनीता जी की डबल फेस पर बात भी कर रहे थे कि यार हम किस चीज़ को आपका सच समझे, पहले के उस इंटरव्यूज़ का या अब के उस इंटरव्यूज़ का। बार बार उस चीज़ को हाईलाइट करना कि 60 साल बाद लोग सटिया जाते, 60 साल बाद लोग सटिया जाते। अब इनका यही है कि ये सब कुछ हिंटबाजी खुद दे, और जब मीडिया पर उसकी बात उछले और जब ये सारी बातें उछलें तो फिर उसको बोला जाता है अरे आप लोगों को तो कुछ काम ही नहीं है, आप लोगों को तो मसाला ढूंढते हो, आप लोग तो ये ढूंढते हो। मतलब हिंटबाजी आप दो, 60 साल बाद की बातें आप करो। अब आप बार बार ये बताओ कि हम घर में अलग अलग रहते हैं। अब ये चीज़ आप क्लियर की कि हम अलग अलग क्यों रहते हैं, क्योंकि बोला कि मेरी बेटी जवान हुई थी और मैं शॉर्ट्स पहन के घूमती थी, मेरी बेटी शॉर्ट्स पहन के घूमती थी, तो जब से पॉलिटिशियन में गए थे तो घर पे पॉलिटिशियंस का आना जाना था, तो इस वजह से हम लोग अलग अलग रहना शुरू हो गए थे। तो ये चीज़ें हिंटबाजी आपने खुद कही है, ठीक है। इससे पहले आपने ये चीज़ क्लियर नहीं की थी कि आप लोग अलग क्यों रहते हो। जब लोगों ने कहा कि यार ये तो पहले से ही अलग रहना शुरू हो गए थे, तो अब ये चीज़ मतलब इसके बाद जब रिएक्शन आता है तो ऐसा रिएक्शन देते हैं कि अरे हमारे बारे में क्यों बात कर रहे हो, हमें मतलब हमें हर चीज़ में तुम पॉजिटिव लो। अगर हम कह रहे हैं कि हम अलग अलग रहें तो तुम लोग अज्यूम कर लो कि हम अलग अलग क्यों रह रहे हैं। भाई आप अलग रहने का बोल रहे हो तो आप लोगों से कैसे मैच्योर बिहेव सोच सकते हो कि भाई लोग हमारे बारे में पॉजिटिव ही सोचे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और उसके बाद आके उतर जाना, अगर मुझे और कोई गोविंदा को अलग कर सकता है तो वो साला सामने आइए। अरे भाई 6 महीने पहले
आपने ही उसको डिवोर्स का नोटिस भेजा था। मतलब ये क्या डबल फेज है, ये क्या हरकत है, इस तरीके से रिएक्शन देना, मतलब हमेशा दादागिरी करके रिएक्शन देना। दादागिरी मैंने बहुत देखी है इस बंदी के अंदर ना, ये बंदी इंतहा से ज़्यादा दादागिरी से बात करती है। जितने भी उसके इंटरव्यूज आते हैं, मतलब किस चीज़ की दादागिरी है भाई। और दूसरे लोगों को नीचा दिखा के अपने आप को महान दिखाना कि नहीं भाई हम तो बहुत महान है। मतलब अभी जो उसकी बेटी ने जो जिस किस्म का पीरियड्स पर एक किस्म का पूरा इंटरव्यू दिया था और कहा था कि ये जो पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं, मैं तो बोलती हूँ नौटंकी है, ये तो ये देसी लड़कियों के ये नखरे हैं। अरे बाबा, मतलब अगर कोई चीज़ तुम्हें नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताना है कि मुझे ये चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलो कि दुनिया में तो ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, और सामने वाले बंदे को अगर ये चीज़ हो रही है तो वो तो सिर्फ नौटंकी ही कर रहा है, ये आप नहीं बोल सकते। इवन आपको पता है रिसेंट दिनों सभा कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनी है, लेकिन मैं जब भी पॉडकास्ट करती हूँ मैं क्या कहती हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती है। अगर हमारे साथ नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये सब कुछ होता है, हर बॉडी अलग किस्म का रिएक्शन देती है। मतलब एक इवन सेम बीमारी होती है दो जानों को, लेकिन वो अलग अलग बॉडी पर अलग अलग रिएक्शन देगी, तो ये नॉर्मल है। और पीरियड्स क्रैम्प्स ये बोलना ही यार, ये तो मेडिकली प्रूव्स है, ये तो सब प्रूफ है कि पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं आपको। और अगर किसी को नहीं हो रहे तो वो अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे ना कि अगर किसी को पीरियड्स क्रैम्प्स नहीं है तो 100% में से कुछ 2-3% लोग ऐसे होंगे जिनको पीरियड क्रैम्प्स नहीं हो सकते हैं, वरना हर लड़की इस चीज़ से जूझती है, ये चीज़ तकलीफ़ देती है। हर मंथ ये लड़की तकलीफ़ में होती है और उसको पीरियड क्रैम्प्स होते हैं और बहुत गंदे होते हैं भाई। किन किन को क्या क्या होता है कोई ये चीज़ मतलब सोच भी नहीं सकता। अभी रिसेंट दिनों में मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि लास्ट टाइम जब मुझे पीरियड्स हुए थे तो मेरा ये हाल था कि मेरे साइड के जो पाँव के क्रैम्प्स है ना, मतलब वहाँ मुझे क्रैम्प पड़ा था और इतना गंदा था कि मैं खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरे पाँव में जान ही नहीं बची, मुझे लगा मैं ये क्या हो गया मेरे पाँव में अचानक से, ऐसा फील शुरू हो जाता है। तो ये वक्त के साथ साथ चेंज भी होते रहते हैं। किसी को वक्त के साथ साथ पीरियड क्रैम्प्स कम पड़ते हैं, किसी के शादी के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसको कम होने शुरू आते हैं, किसी को ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ने शुरू आते हैं। तो ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। उस पर इतना बड़ा वो मतलब सारी औरतों को उसने नौटंकी बता दिया था कि भाई वो तो सिर्फ नाटक करती हैं और ये पीरियड्स क्रैम्प्स कुछ नहीं होते, देसी खाओ देसी करो। अरे भाई देसी औरतों को भी होते हैं जो टोटली, तुम तो अभी भी शहर में पली हो, जो टोटली गाँव में भी पली होती है उनको भी पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं। कुछ को होते हैं कुछ को नहीं होते। तो ये बॉडी टू बॉडी टाइप रिएक्ट करता है। उधर उसके मतलब इनके रिसेंट इंटरव्यूज़ में इतने झोलते जिसकी वजह से लोगों को लगना शुरू हुआ था कि इसके और गोविंदा के दरमियान कुछ नहीं सही चल रहा। अब जब लोगों ने ये अज्यूम किया तो लोगों पर अलग बवाल लोगों की अलग कहानी, अलग अपनी दादागिरी। मुझे और गोविंदा को कौन अलग कर सकता है? अरे बाबा 6 महीने पहले तू नहीं भेजा था उसको डिवोर्स का, हमने नहीं भेजा था नोटिस। अब ये काफ़ी लोगों को लग रहा है कि गोविंदा जी की कोई एक फ़िल्म पे काम कर रहे हैं वो, तो उस फिल्म के लिए उन्होंने अपने आप को हाइप में लाया। मैंने पहले भी कहा था कि ये रूमर्स ही हैं और ये दोबारा हाइप में ही लाया जा रहा है। या तो अब वो खुद के लिए लाया जा रहा है या तो गोविंदा जी के लिए लाया जा रहा है। अब गोविंदा जी की न्यूज़ आ रही है कि गोविंदा जी किसी फिल्म में काम कर रहे हैं, तो उसी के लिए ही ये हाइप पे लाया जा रहा है कि भाई गोविंदा जी अब फिल्म में काम कर रहे हैं, अब नज़र में आएंगे तो देखो कोई मतलब देखेगा ना, करेगा, उनको इंटरेस्ट होगा। आपको नेगेटिव पीआर भी होती है, नेगेटिव पीआर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं नेगेटिव पीआर से लोगों को क्यों अपनी नेगेटिव पीआर चलाएगा। काफ़ी लोग ये क्वेश्चंस भी करते हैं कि यार उनको नेगेटिव, भाई उनको पता है कि पॉजिटिव पीआर से ज़्यादा नेगेटिव पीआर ज़्यादा सर्कुलेट करती है। अगर यहाँ पर वो और कुछ न्यूज़ फैलाते शायद वो इतना ज़्यादा नहीं फैलती, लेकिन जैसे ही एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उनकी डिवोर्स, दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आग, वो कहते हैं ना जंगल में आग की तरह फैलना, वो फैली है। हर न्यूज़ चैनल ने उनको कवर किया, हर पॉडकास्टर्स ने उस चीज़ को कवर की। यही चीज़ देखो, आप रिसेंट इतने इंटरव्यूज़ दिए थे, इतना ज़्यादा कवर अप नहीं हुए थे। सुनीता जी ने कितने इंटरव्यूज़ दिए ना रिसेंट उनकी बेटी के साथ, अजीब अजीब किस्म के बयानात दिए हैं। एक इंटरव्यू में देख रही थी 2 लड़कों के साथ था, वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन फिर भी उस पर वो नहीं बना, यानी कोई एक हल्ला नहीं मचा है। वो बंदी काफ़ी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, देखो मुझे भी अच्छी लगती थी, मुझे भी लगता था कि यार स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी है। बट रिसेंट मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और बदतमीज़ी में बहुत फ़र्क है। जिस तरीके से उसने चुन्नी लाल के कैरेक्टर को मना किया गया कि बोला अगर मैं आती तो मैं तो मार के बाहर निकाल। अरे भाई तुम कौन होते हो ऐसे निकालने वाले? तुम मतलब स्क्रिप्ट को लेकर मतलब तुम बोलते हो कि मुझे शाहरुख खान वाले रोल ला के दो तो मैं एक्सेप्ट करूँगी, उसमें भी अगर मेरा मूड हुआ तो एक्सेप्ट करूँ, नहीं तो मैं स्क्रिप्ट तुम्हारे मुंह पे मार दूंगी। ये कौन सा बिहेवियर होता है? इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना नहीं, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलते, इसको बदतमीज़ी करना बोलते हैं।
ये चीज़ मैंने निया शर्मा में भी देखी थी। निया शर्मा को जब लाफ्टर शेफ होता ना, वो चीज़ उसने भारती की पॉडकास्ट में बताई थी, तो उसने बहुत बदतमीजी की थी ना कि मैं कोई कॉमेडी के लिए हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और उसके बाद जब उसने वो शो साइन किया और उसको जो हाइप मिली है, तो उसके बाद वो बोली मैं हाथ जोड़ जोड़ के माफ़िया मांग रही थी, मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं क्या गलती करने चाह रही थी। लेकिन ये रियलाइजेशन आपको उसी वक्त हुआ जब आप फेम हासिल मिला। अगर ये फ्लॉप शो हो जाता तो आपको रियलाइजेशन नहीं होता, आप तो उन्हीं पर चढ़ी रहती, मैंने तो मना किया था ना, मैंने तो ये किया था ना। मतलब ये कौन सा तरीका? आपको इंडस्ट्री में काम भी करना है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप बिल्कुल ही जो है वो लेट जाओ, कहते हैं ना कि वो बिछना होता है, वो बिछ जाओ, लेकिन एक एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। एटीट्यूड में बदतमीजी में फ़र्क होता है। ये चीज़ बहुत बॉदर करती है इन सब चीज़ों पे। तो ये सब कुछ फिल्म के लिए ही हो रहा था। देख लो भाई, सेट किया है, वापसी न्यूज़ में आया, गोविंदा के ऊपर बात हुई है और मेन गोविंदा को ही लेकर बात हुई है। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं पीआर का ही चक्कर होता है और उस पीआर में काफ़ी कामयाब भी नज़र आए। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम स्नैपी गर्ल के बारे में। स्नैपी गर्ल के बारे में ये हो रहा है रिसेंट, तो भाई देखो उसका जो केस कबाड़ा चल रहा है ना, मैं उसमें ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि वो एक लीगल टर्म्स होते हैं। लीगल टर्म्स में से मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ में हमारा बोलना बनता है। जब एक फाइट लीगल टर्म में चल रही है तो हम क्यों बोले? लीगल भाई लड़ रहे हैं, अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। काफ़ी बार केसेस आ रहे हैं कि भाई वो वापसी ले लेता है, वो पीछे हट रहा है, ये पीछे हट रहा है, लेकिन इसी दरमियान उसकी भाई के कुछ मूव्स, कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस ऐसी वायरल हो रही है जिस पर लोग कह रहे हैं कि भाई आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे उसके भाई की एनिमल अब्यूसिंग की जो पिक्चर्स हैं, वो वीडियोस है, वो वायरल हो रही है, जहाँ पर वो एक डॉग के सामने एक गाना चलाकर उसको तंग कर रहा है, एक को इस तरीके से परेशान कर रहा है, खाने को लेकर परेशान कर रहा है, बीच रोड में जाके बैठ गया है। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, हाँ, एक लड़की वाला क्लिप है, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है इसका। और जब से ये क्लिप्स वायरल हो रहे हैं तब से लोग अंशु की बात पर यकीन ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि अंशु ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मेरे साथ एक तरीके से गलत टच और इस तरीके की उसने बातें की थी। पूल वाली एक बात बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, तो वो सारी बातें वायरल हो रही थी। तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने उस चीज़ पर बिलीव किया कि भाई हाँ, ये बंदा तो लगता ही ऐसा है। और अब डिमांड की जा रही है रिएक्शन चैनल वालों से कि भाई इस चीज़ पर आप रिएक्ट करो। जब सपना के साथ कुछ ज्यादती हो रही है, उसको ससुराल वाले ज़रा सा 19-20 कर दे, अंशु थोड़ा सा भी आकर कुछ बोलती है तो सारे के सारे चढ़ जाते हैं। खास करके अर्थ मॉम चैनल है एक, उनको बहुत ज़्यादा टैग किया जा रहा है, हर एक वीडियो में उनको टैग किया जा रहा है कि वो क्यों नहीं बोलती। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर स्नैपी गर्ल के मामले में किसी ने आवाज़ उठाई है एक पॉजिटिव वे में, तो वो अर्थ मॉम का चैनल है। इसलिए उनसे बार बार डिमांड की जा रही है कि भाई जब आप एक रिएक्शन चैनल खोल के बैठे हो, तो जब उनकी फैमिली से कुछ गलत हो रहा है तो आप क्यों खामोश हो? जब अंशु थोड़ा सा भी कुछ बोलती है तो आप आके बोल जाती हो। जब सपना ने इतना बड़ा बयान दिया कि उसके ससुर उसके साथ गलत हरकत करते थे तो आप सबने मोर्चा निकाला, तो आज क्यों खामोशी है? आज क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा है? आज इस चीज़ पर क्यों इतना और मुझे भी लगता है भाई रिएक्शन चैनल वालों का काम है, पीआर नहीं है। आप किसी की पीआर नहीं हो, आप किसी को सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं दिखा सकते हो। अगर उनकी फैमिली से भी कुछ गंदा हो रहा है तो आप उस पर आवाज़ उठाने बनते हो, वरना फिर तो आप में और पीआर में कोई फ़र्क ही नहीं रहता। आपका काम है रिएक्शन देना, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे उस फैमिली से कुछ नेगेटिव चीज़ आई हो, आपका काम है उस चीज़ पर रिएक्शन देना। तो ही ये काम आपका रिएक्शन चैनल, क्योंकि आप लोग उस चीज़ को रिएक्शन चैनल की कैटेगरी में बोलते हो, रिएक्शन चैनल बोलते हो। तो रिएक्शन चैनल का काम तो यही है ना। जिस तरीके से आप लोग बोलते हो कि नहीं मेरा काम न्यूज़ का है, मतलब न्यूज़ चैनल पर तो कोई जाके नहीं सवाल उठाता कि आप इस वाले टॉपिक को क्यों कवर कर रहे हो, इस वाले टॉपिक को क्यों कवर कर रहे हो। तो इसी तरीके से आपको भी पूरा टोटली, तो ये एक तरीके से, क्योंकि ये पता है कि अगर ये भाई पर बात उठेगी तो सपना पर भी बात उठेगी, सपना की भी बात आएगी सामने, क्योंकि सपना ने इस चीज़ पर बिल्कुल खामोशी ली थी जब अंशु ने इतनी बड़ी बात की थी कि भाई तुम्हारे भाई ने जो किया है तुम क्यों आवाज़ नहीं उठा रही हो, तुम क्यों नहीं बोलती हो मेरे लिए, क्या ये सच है, क्या ये बात है। तो सपना की तरफ से बिल्कुल खामोशी थी, क्योंकि अंशु ने साफ साफ ये बात कही थी कि जब तक मेरे दोनों भैया जिंदा थे तब तक कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मेरे दोनों भैया चले गए तो क्यों उन्होंने मेरे साथ बैड टच किया, उन्होंने मेरे साथ इस तरीके से बिहेव किया, तब तो आपने आवाज़ नहीं उठाई है। अंशु ने ये बात साफ साफ कही है। और देखो जब एक इंसान बंदा, जब आपने उस चीज़ पर बिलीव किया था, काफ़ी लोगों ने उस चीज़ पर भी बिलीव किया था ना कि भाई जब सपना ने आके बोला था कि उसको ससुर ने उसके साथ इस तरीके की हरकत की थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने पुराने पुराने क्लिप्स के साथ बात की थी कि हाँ शायद ससुर की इंटेंशन होगी ऐसी। उसी तरीके से एक पूल वाली वीडियो थी जो बहुत वायरल भी हुई थी और उस पर बाद में वो रिमूव की गई हैं, तो उस पर भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि हाँ सबने नोटिस किया था कि उसके भाई का एक्शन जो है वो अच्छा एक्शन नहीं था। और उसका इंस्टाग्राम इस बात से भरा पड़ा है कि वो किस किस्म की मेंटेलिटी वाला बंदा है जो जानवरों के साथ इस तरीके से सलूक कर सकता है। एक इसके चैनल पर बंदर वाली एक वीडियो पड़ी है, वो इतनी डिस्टर्बिंग वीडियो है कि लोग वाकई उस वीडियो को रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये क्या तरीका है, ये एनिमल अब्यूजिंग में आता है। काफ़ी सारे लोग मुंबई पुलिस से सवाल कर रहे हैं कि भाई आप लोग क्यों उस पर चीज़ पर नहीं, मुंबई पुलिस वो कहाँ जहाँ रहते हैं ना उस पुलिस से, उनसे सवाल कर रहे हैं कि भाई कहाँ है पुलिस हमारे मुल्क की जो इस चीज़ पर
रिएक्ट नहीं कर रही है, वो इस तरीके से एक्शन कर रहा है, इस तरीके से रोड पर वो हरकतें कर रहा है, कभी रोड ब्लॉक कर देता है, कभी डांस मूव सिखा रहा है, कभी फॉरेनर्स को छेड़ रहा है, जो कि वाकई एक तरीके से क्राइम में आता है फॉरेनर्स को छेड़ना, क्योंकि ये एक तरीके से भाई आपकी कहते हैं ना कि वो मुल्क पर बात आ जाती है कि यार ये मुल्क सेफ नहीं है, या इधर फॉरेनर कंट्री एक तरीके से अगर आपको अपनी कंट्री को मतलब घूमने फिरने वाले जिस तरीके से दुबई है ट्रिप्स के लिए बना माना जाता है, तो इसी तरीके से जब अगर आपको अपने मुल्क को इस तरीके से बनाना है तो आपको जहाँ पे से लोग आ रहे हैं दूसरे कंट्रीज से उसकी सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, और अगर वो ध्यान ना हो तो फिर आपका मुल्क बहुत गंदे उसमें आ जाता है, जोन में आ जाता है। तो इस तरीके से फॉरेनर के साथ छेड़छाड़ करना, उनकी वीडियोज़ को वायरल करना इंस्टाग्राम्स का अगर आप देखोगे तो इंतहा से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जो भरा पड़ा और वो काफ़ी टाइम से भरा हुआ है, लेकिन लोगों की नज़र अब जाना शुरू हुई है क्योंकि अब लोग इस मुद्दे के अंदर बहुत अच्छे से पड़े हैं ना, तब काफ़ी लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं, जो उसके PR टाइप समझ लो सपना के, कि ये तो एक स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है सपना को डाउन करने के लिए, सपना के भाई से सपना को डाउन नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। भाई सपना का भाई अलग है, सपना अलग है, सपना का केस अलग है, लेकिन सपना को भी कम से कम इस चीज़ पर रिएक्ट करना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। जब भी ऐसा कुछ होता है इसके ससुर पर और इन सब चीज़ों पर तो वो बड़ा आ गई है कि आज मैं इनकी असलियत खोलूंगी, ये खोलूंगी, तो इसके घर में जो चीज़ चल रही है वो उस पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है। सोचने वाली बात है भाई, क्योंकि आज जो भी लोग हैं वो सपना के भाई के नाम से जान रहे हैं, उसका रियल नाम तो शायद कोई जानता होगा कि उसका बंदे का रियल नाम है भी क्या, लोग उसको सपना के भाई के नाम से जान रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सपना के ऊपर भी सवाल उठता है कि सपना क्यों इस चीज़ की रोकथाम नहीं कर रही है। यूँ तो उसको हर चीज़ पर बड़ा वो होता है कि भाई मैं औरत हूँ, मेरी हिफाजत होनी चाहिए, तो दूसरों की औरत की हिफाजत क्यों नहीं होनी चाहिए, या एनिमल अब्यूज़ जो हो रहा है उसकी वीडियोज़ में उस चीज़ पर वो सवाल क्यों नहीं उठा रही है। और रिएक्शन चैनल वालों से भी मांग की जा रही है कि भाई आप भी उठाओ, जो सपना के चाहे साथ में वीडियो बना रहे हो चाहे अपोजिट में वीडियो बना रहे हो, उन सब पे भी मांग की जा रही है कि भाई आप लोग भी इस चीज़ पर सवाल उठाओ, इस चीज़ पर उनसे जवाब मांगो, इस चीज़ को नज़र हाईलाइट करो कि ये गलत हो रहा है। काफ़ी सारे लोग अब जो है वो पुलिस को टैग करना भी शुरू हुए हैं कि देखो यार ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप इन पर ध्यान दो, आप इन पर कंट्रोल करो। तो यही सारी बातें हैं। तो ये मेरा लगता है कि भाई अब मुझे लगता है कि भाई रिएक्शन चैनल वालों का ये चीज़ पर भी फ़र्ज बनता है, चाहे वो अर्थ मॉम को ही बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अर्थ मॉम टारगेट कह लो, क्योंकि अर्थ मॉम का काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई वो सपना की PR की तरह काम करती है। उनका शायद एक अलग स्टेटमेंट रहता है, वो ये कहती है कि भाई वो अकेली लड़की है तो मुझे लगता है कि उसका साथ देना चाहिए, ये करना चाहिए। अकेली लड़की वो बेशक है, वो एक अकेली माँ है, वो एक विधवा लेडी है, उस चीज़ का एक सॉफ्ट कॉर्नर शायद सबके दिलों में है, लेकिन उस सॉफ्ट कॉर्नर के चक्कर में हम बहुत बड़ी बातों को हाईलाइट नहीं कर सकते, मतलब वो नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते ना। अगर वो जिन पर इल्ज़ाम लगा रही है अपने सास ससुर पर भी, तो वो भी अकेले हैं, उनका भी कोई नहीं है। वो एक माइनर बच्ची पर अगर कोई इल्ज़ाम लगा रही है, अभी तो ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी ना बहुत गंदी हो गई थी, और उस कंट्रोवर्सी के अंदर मैं सीरियसली बताऊं मुझे कोई भी ठीक नहीं लग रहा था, कोई भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि ये सब कुछ ठीक चल ही नहीं रहा है, मतलब अगर एक तरफ से शांति होती है तो दूसरी तरफ से उसको प्रोवोक किया जा रहा है, दूसरी तरफ से जवाब मारे जा रहे हैं, वो भी इतने इतने टाइम बाद, यानी जब वो बातें आई थी तब नहीं मारे जाए, और 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब ये कंट्रोवर्सी हल्की होने शुरू हो गई तो दोबारा से वहाँ से उठाई गई। अब जब वहाँ से उठी तो सपना की रिएक्शन आए, जब सपना के रिएक्शन आए तो फिर अलग राजवीर का केस खोला गया। अब राजवीर के केस के ऊपर अलग, मतलब सोचो कि क्या चल रहा है यार। अब मेरे लिए ना ये सारी चीज़ें बहुत देखना भी कभी कभार डिस्टर्बिंग हो जाती है कि यार ये क्या चीज़ है, मतलब कि कोई ऐसे भी कर सकता है। अभी रिसेंट में चटोरी रजनी के ऊपर मैं वीडियोज़ बहुत सारी देख रही हूँ, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ इन सब चीज़ों को देख कर कि यार ये क्या है, मतलब कि इस तरीके से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। रिसेंट मैंने मरियम सुलेमान पे भी देखी है वीडियोस, मैं डिस्टर्ब हुई हूँ इन सब चीज़ों को कि यार लोग मरने के बाद भी, किसी के मरने के बाद भी उनको ऐसे यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट के लिए। अब काफ़ी लोग, जब से सपना ने राजवीर का केस खोला है तो काफ़ी सारे जो सपना के अगेंस्ट है वो ये बात कह रहे हैं कि सपना ने सब जगह से ध्यान हटाने के लिए राजवीर के ऊपर ध्यान लगाया है, और उसने एक तरीके से राजवीर की मौत को यूज़ करना शुरू किया। ये काफ़ी लोग ये बातें भी कर रहे हैं। अब देखो जितना सच है क्या झूठ है, राजवीर जी की मौत भी एक मिस्ट्री केस ही है आज तक। अब वो मिस्ट्री केस इसलिए है क्योंकि आज तक उनकी वजह ही नहीं पता किसी को भी कि क्या हुआ था उनके साथ, क्या हादसा हुआ था, क्या वो एक रियल एक्सीडेंट था या कुछ और सीन था। फिर वो निकल कर आना कि 2 से 3 दिन के अंदर डेथ सर्टिफिकेट बन जाना, उसके बाद इंश्योरेंस की रकम की बात आई है। मतलब हर चीज़ के अंदर पैसा ही है। अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो उसकी वजह जानने के अलावा लोगों को इस चीज़ का है कि पैसा लूटा गया, इंश्योरेंस की रकम लूटी गई है, डेथ सर्टिफिकेट क्यों बनाया गया। मतलब एक इंसान जान से चला गया, उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को। अगर आप सपना को भी देखोगे, सपना की भी वीडियोस देखोगे, अगर आप
ब्लाइंड फॉलो होकर नहीं देखोगे तो उसकी वीडियोज़ में भी क्या है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, ये पैसे दे दिए, वो मकान, ये मकान, यही सब कुछ है ना इसकी भी वीडियोज़ में। अब ये इसने शायद इधर उधर करने के लिए थोड़ा सा राजगीर के ऊपर मुद्दा घुमाया है, लेकिन बाकी वही सारी चीज़ें चल रही हैं कि प्रॉपर्टी नहीं मिली है, मैं प्रॉपर्टी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने प्रॉपर्टी दे तो दी है ना, ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, ये मतलब यही सब कुछ है, मतलब पैसा ही सब कुछ है, यही सारी सब कुछ चीज़ें मायने रखी जा रही है। खैर आप लोग को इन सब में क्या कहना है मेरे साथ लाजमी शेयर करना, चाहे वो गोविंदा वाला मैटर हो, चाहे वो स्नैपी गर्ल वाला मैटर हो, आप मुझे लाजमी बताना। और ये स्नैपी गर्ल वाले और गोविंदा का मैटर मैंने बिल्कुल शुरू से कवर नहीं किया, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हुई है, तो हर वीडियो के अंदर शुरू दिन से कवर करना, हर एक बात को कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग ये ना बोलना कि पहले पूरा होमवर्क कर करो, होमवर्क मेरा पूरा है अभी फिलहाल इन दोनों मैटर्स में, जितना मैंने करना था उतना होमवर्क हुआ है मेरा। और बाकी स्नैपी गर्ल का ये जो रियल अभी जो मैटर चल रहा है, रियल बोल अभी जो ये रिसेंट मैटर चल रहा है ना राजवीर वाला, मैं सीरियसली मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये लीगल टर्म्स है, लीगल टर्म्स लीगल में ही अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर यूट्यूब पर क्या मिलेगा, यूट्यूब पर उस चीज़ से आपको व्यूज़ मिलेंगे, आप किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते हो, हाँ आप उसके लिए आवाज़ दहाई उठा सकते हो। हम तो बस यही चाहते हैं कि भाई जो भी सच है वो सामने है, चाहे वो राजवीर की कोई भी किस्म का सच है वो सामने है, जो भी इंसान गिल्ट है उसको उसकी सज़ा मिले और उसको इंसाफ मिले, बस यही है। और वो जो दो बच्चियाँ हैं, मुझे उनको देखकर काफ़ी रहम फील होता है यार, एक तरीके से ना आपके दिल में सिंपैथी होती है उन बच्चियों के लिए, उन बच्चियों की कोई गलती नहीं है इन सब चीज़ों में। काफ़ी लोग उस बच्चियों को भी ट्रोल कर रहे होते हैं, मत करा करो यार, बच्चों को ट्रोल ना किया करो, मेरा शुरू दिन से यही फंडा है कि बच्चों को ट्रोल ना करो, कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों को ट्रोल करके, उनकी क्या गलती है यार, उन्होंने को तो पता भी नहीं है कि चल क्या रहा है ज़िंदगियों में। तो खैर वीडियो अच्छी लगी हो, काफ़ी लोगों मैंने अच्छा काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने ऐसी भी देखी हैं जहाँ पर उसकी बच्चियों के कर्मे के ऊपर बात हो रही है कि भाई बच्चियाँ हैं, तुम्हें तो कर्मा मिलेगा, तुम्हें तो ये, उन बच्चियों की क्या गलती है। देखो अंशु की लड़ाई है या सपना की लड़ाई है, इन दोनों की आपस में लड़ाई है, चाहे अंशु को सब हम सब माइनर बोलते हैं, लेकिन वो भी समझदार है, वो भी अपनी जंग लड़ना जानती है, वो भी अपने अल्फाजों से संभालना, अल्फाजों से निचोड़ना उसको भी आता है, उसको भी बोलना आता है, वो भी अपने लिए लड़ना, जीतना, अपने लिए हक, अपने हक के लिए बोलना, वो सब जानती है। लेकिन वो दो बच्चियों को तो पता भी नहीं है, तो उन दो बच्चियों पर हम ये बोले कि उसको उसका कर्मा बच्चियों में मिलेगा, यार बच्चों का क्या कसूर है, हम किसी को भी ऐसे मुंह उठा के बोल देते हैं तुम्हारा कर्मा तुम्हारे बच्चों में दिखेगा, उनकी क्या गलती है यार। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगती है जब लोग इस तरीके से बोल रहे होते हैं ना कि यार तुम्हें तो कर्मे में तुम्हारे बच्चों में मिलेगा, ये गलत है यार, उन बच्चियों का कोई कसूर नहीं है। सो प्लीज़ हमारा जो भी है, हमें सोच समझ के फैसले तो खैर करने वाले हम कोई नहीं होते, बस हमारा जो भी माइंड सेट है वो थोड़ा सा सोच समझ के होना चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव प्रॉब्लम होती है, ये बहुत सेंसिटिव मामले होते हैं जो फिलहाल स्नैपी गर्ल अंशु का और उसका राजीव जी का चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर आप लोग की क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।